Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening, all. Okay, we should start now. People are still in waiting. What they are doing. Mitul Bhatia. Okay, so in last class we discuss about crazing. ठीक है, क्रेजिंग मतलब कैसे आपका जो पॉलीमर को टूटता है उसको हम क्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, और वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था कि बार बार अगर आप उसको साइकिलिंग में होगा वो, तो फाइनली उसमें फैटिग आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसमें इस तरह के माइक्रोवॉइड्स जनरेट होंगे। वो माइक्रोवॉइड्स एक साइड में एक डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे और फाइनली आपका पॉलीमर क्रैक हो जाएगा। जो माइक्रोवॉइड्स जनरेट होते हैं वो स्ट्रेच स्ट्रेस पॉइंट पे होते हैं। स्ट्रेस पॉइंट मीन्स आपका स्ट्रेस पॉइंट पॉलीमर में वो होगा जो जहाँ पे आपका कोई स्क्रैच है या ऑलरेडी कोई आपका नोच है या डैमेज है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपका स्ट्रेस पॉइंट, स्ट्रेस कंसंट्रेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप सिंपल आपका कागज है, कागज में एक फटा हुआ पार्ट है, तो अगर अगर आप उस कागज को आप खींचेंगे तो उस फटे हुई जगह से ही वो कागज टियर होगा। तो इसलिए हमको इसको हम ये बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफॉर्मेशन। अच्छा, मैंने आपको जो वापस अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ाया था कि पहले तो ये ऐसा होता है फिर ऐसा होता है, मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक जो है वो आपका इलास्टिक मॉड्यूलस है। मतलब कि अगर आप यहाँ ये सपोज आपका स्ट्रेस हो गया तो ये स्ट्रेन हो गया। तो कहने के मतलब कि यहाँ तक तो आपका क्या होगा कि अगर पॉलीमर को खींचोगे और वापस उसको स्ट्रेस को हटा दोगे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जब ये जो कर्व दिख रहा है इसको अगर मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दूं तो इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो आगे वाला कर्व है वो पॉलिश पॉली एक बार म्यूट कर दीजिए, कहाँ का हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे का जो कर्व है वो आपका प्लास्टिक रीजन का होगा, जहाँ पे एक बार चेंज होने के बाद, एक बार स्ट्रेन आने के बाद वो वापस रिवर्सेबल नहीं होता। रीजन नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। अब हम उसको ये तो हमने ग्राफ में पढ़ लिया, लेकिन वास्तव में फिजिकली क्या चेंज आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज क्या आ रहा है फिजिकली, वो हम थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में क्लास में मैंने हल्का फुल्का इसके बारे में बताया था आपको, कुछ मतलब इनिशियली थोड़ा सा बताया था, लेकिन डिटेल में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर। अच्छा, तो आपका जो पॉलीमर होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन पॉलीमर कि उसमें सारा ही मतलब सारे उसकी जो चेन है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको समझने वाली है कि एक मेटल है और एक पॉलीमर है, दोनों में हम जब क्रिस्टलाइन वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या दोनों में सेम होता है वो वर्ड, मतलब उसका मीनिंग सेम होता है क्या, कि कुछ आपको पता है कि कुछ चेंज होता है उसमें। सपोज मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, लोहे की बात कर रहा हूँ, उसके पार्टिकल मैं बोलता हूँ कि आयरन क्रिस्टलाइन है। सेम टाइम मैं यही बोलता हूँ कि मेरा जो पॉलीमर है, एक पॉलीमर मेरे पास कोई भी है वो भी क्रिस्टलाइन है। तो उन दोनों के जो मोलिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या वो सेम होंगे या फिर उसमें कुछ नहीं डिफरेंस होगा। नहीं सर, नहीं हाँ, सर, नहीं सेम डिफरेंस होगा। होगा। क्या डिफरेंस होगा। जो मेटल होगा उसका जो मॉलिक्यूल्स बहुत ही मतलब ज्यादा कांटेक्ट में बॉन्डिंग के साथ रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो हार्ड हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अगेंस्ट पॉलीमर। हाँ, और पॉलीमर में क्या होगा। पॉलीमर में सर जो उसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग रहती है उतनी उसके अगेंस्ट उतनी हार्ड नहीं रहती। हाँ, वेरी गुड, ये आपका काफी अच्छा जवाब था।
लेकिन अगर और डेप्थ में देखें इसको, तो मतलब ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग चीज है। अगर क्रिस्टल, सपोज आयरन में क्या होता है, आयरन का एटम होता है। यस सर। आयरन में हम एटम की बात करते हैं ना, यहाँ पे एटम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पॉलीमर चेन की बात कर रहे हैं। और पॉलीमर यस सर। चेन खुद बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हो रही है। जैसे जैसे कार्बन यस। चेन है बहुत सारी लंबी, ठीक है, आपने पढ़ा था ना। हम्म। तो अगर आपकी बहुत सारी लंबी ऐसी कार्बन चेन है, ठीक है, सपोज ये चेन है, तो ये चेन खुद काफी सारे एटम्स से मिलकर बनी होती है, कार्बन कार्बन इस टाइप से, है ना। यस सर। तो एक चेन है वो काफी सारे एटम से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो आयरन का एक एटम है तो वो एक ही एटम है। जैसे कि कैसे, सपोज आयरन का आइटम ऐसे है, दूसरा आइटम ऐसे है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से ये अगर क्रिस्टलाइन है तो ये काफी टाइटली पैक्ड अरेंज रहेंगे, यस ठीक सर। है। इसमें इस तरह से रहेगा। बट पॉलीमर की जब बात करें कि पॉलीमर क्रिस्टलाइन है आपका, तो वो अलग होगा। वो कैसा होगा कि जो इसकी चेन है वो हाँ, इस तरह से अरेंज रहेगी। एक दूसरे के साथ अटैच है। हाँ बस बस, यह फोल्डेड रहेगी, ठीक है। फिर यस। ऐसा ऐसा थ्रेड हो गया, फिर वापस ऐसे यस। अरेंज हुई, यस। ठीक है। फिर वापस ऐसा थ्रेड हो गया। तो अब इसमें अगर इसको आप पूरा देखोगे, देखो मैं कुछ क्रिस्टलाइन बना रहा हूँ, कुछ मतलब ये चेन बना रहा हूँ। तो इसमें अगर आप डिटेल में देखोगे तो दो रीजन हो गए। कौन से दो रीजन हो गए? एक तो ये रीजन जो जहाँ पे चेन अरेंज है, और एक दूसरा हम्म। रीजन जहाँ पे चेन खुली हुई है, ठीक है। खुली हुई। तो हाँ, जो चेन अरेंज है उसको मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म। और जो यस। चेन खुली हुई है उसको बोलूंगा मैं एमोर्फस रीजन, ठीक है। अब ये चीज सेम, हाँ यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे देखो ये जो रीजन है, इस रीजन में चेन अरेंज है, काफी डायरेक्शनल अरेंज है ना। तो ये यस। क्रिस्टलिटी बोलेंगे इसको, रीजन ऑफ हाई क्रिस्टलिटी। बट जहाँ यस। पे जो चेन है वो अगर अरेंज नहीं है, खुली हुई है, ठीक है, बिखरी हुई चेन है, उसको हम बोलेंगे एमोर्फस रीजन। तो आपका जो पॉलीमर यस। होता है उसमें दोनों रीजन पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन रीजन भी पाया जाता है और एमोर्फस रीजन भी पाया जाता है। ऐसा पॉलीमर बहुत मुश्किल है जहाँ पे टोटल क्रिस्टलाइन ही होगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो एमोर्फस रीजन भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो पॉलीमर हैं, दोनों रूम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे दो पॉलीमर है, पॉलीमर वन एंड पॉलीमर टू। पॉलीमर वन है वो मेरा सॉलिड फॉर्म में है, और पॉलीमर टू है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोनों रूम टेम्परेचर पे है, बट पॉलीमर वन है वो सॉलिड फॉर्म में है और पॉलीमर टू है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी चेन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? वो हाईली अरेंज होगी या डिस्टर्ब होगी? जो सर ये सॉलिड वाला होगा हाँ, वो हाईली अरेंज होगा, इसके लिक्विड के फॉर्म में जो है उसके यस, वेरी उसके गुड। अपेक्षा। तो इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो अगर आपकी चेन अच्छे से अरेंज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी चेन तुरंत। लिक्विड में कन्वर्ट। हाँ लेकिन हाँ दिस। या तो मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि अब ये तो सपोज पहले मैंने माइक्रोस्कोपी से इसको स्ट्रक्चर को देखा और फिर बोला, लेकिन अगर मुझे कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो मैं सिर्फ ऊपर से देख के ही बोल सकता हूँ कि वो अगर आपका कम टेम्परेचर पे भी अगर वो लिक्विड हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें यस। क्रिस्टलाइन पार्ट कम है, ठीक है। तो इस कम। तरह से ये चीज कम। हम इंटरफेयर कर सकते हैं, देखो। यस। अब हम बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशन कि अगर ये पॉलीमर है, इसको मैं खींचता हूँ ऊपर से और नीचे से, ठीक है। दोनों तरफ से अगर मैं इसको भी खींचूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि जो ये एमोर्फस रीजन वाली जो चेन्स है ना, ये फैलेगी। पहले। हाँ, जो ये एमोर्फस रीजन वाली चेन, एमोर्फस रीजन में जो चेन्स है वो फैलेगी। तो और जब मैंने वापस मेरा लोड हटाया, तो ये चेन वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो मतलब फाइनली कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब मैंने स्ट्रेस दिया पहले, तो ये जो एमोर्फस रीजन में चेन है वो इलोंगेट हुई, और वैसे जैसे ही मैंने लोड हटाया वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई। तो मैंने फाइनल मतलब पॉलीमर पॉलीमर में कोई फाइनल चेंज नहीं आया। तो इसको मैं बोलूंगा मेरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफरेंस। ठीक है। कि मेरा ये जो चेंज था वो रिवर्सिबल था, ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिवर्स। चेंज है तो वो आपका इलास्टिक होगा। बट अब आप देखिए,
कि अगर मैं इसको देखो, सबसे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिखा है, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज इलोंगेशन, और इलोंगेशन को हम सिंपल भाषा में स्ट्रेटनिंग बोल सकते हैं। मैंने बताया ना, यस रस्सी की यस रस्सी रस्सी जैसे स्ट्रेन होती है, मतलब सीधी होती है, सीधी सीधा होने को स्ट्रेटनिंग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो स्ट्रेटनिंग हो रही है आपका चेन, ठीक है, इन द अप्लाइड स्ट्रेस, मतलब वो सीधी भी कहाँ होगी कि आपका जो स्ट्रेस है उस डायरेक्शन में वो चेन सीधी होगी, ठीक है। और जैसे ही आप उस स्ट्रेस को हटाओगे वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं। ओके, इलास्टिक मॉड्यूलस इज डिफाइंड बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ amorphous and crystalline region. Okay, then we are going to discuss about the plastic डिफॉर्मेशन। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो समझ में आ गया, ठीक है। बट यस अब अगर मैंने स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ा दिया, देखो इनिशियली क्या हो रहा था कि जब मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा था तो ये वाली जो चेन है ना, ये हल्की सी फैल रही थी और वापस सिमट जा रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यस मैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या चेंज आएगा, वो देखिए अभी आपके सामने। वैसे ये चीज मैंने आपको पहले समझा ही है, बट थोड़ा सा बात गलत है कि सबसे पहला स्टेप है ये वाला, इसको बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ एमोर्फस टाई चेन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपका जो एमोर्फस रीजन में जो चेन्स है वो इलोंगेट होगी। सेकेंड यस पॉइंट है टिल्टिंग ऑफ लेमिनार क्रिस्टलाइट। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो यहाँ पे ये टिल्ट हो रहा है, मतलब पहले ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा था, लेकिन अब ये स्ट्रेस की डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टिल्टिंग ऑफ लेमिनार क्रिस्टलाइट टुवर्ड द टेंसाइल एक्सिस। आपकी टेंसाइल एक्सिस क्या है, बोलो जहां से आप खींच रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं ऊपर डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो जो आपका ये क्रिस्टल रीजन है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वो भी जिस एक्सिस में आप खींच रहे हैं उस एक्सिस में वो मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड पोजीशन हो, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, टिल्टिंग ऑफ लेमिनार क्रिस्टलाइन टुवर्ड द टेंसाइल एक्सिस। थर्ड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन ब्लॉक। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्लॉक था, ये वाला जो ब्लॉक था वो पूरा एक ब्लॉक था, लेकिन अब ये टूट गया है। जो एक बड़ा ब्लॉक था वो छोटे ब्लॉक्स में टूट चुका है, ठीक है, अगर मैंने और ज्यादा स्ट्रेस लगाया। तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन ब्लॉक इन सेगमेंट्स, ठीक है, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में वो टूट गया, जो बड़ा ब्लॉक था वो छोटे छोटे सेगमेंट में टूट गया। फाइनली अगर मैं और इसको खींचूंगा तो स्ट्रेचिंग ऑफ क्रिस्टलाइज्ड एंड एमोर्फस रीजन अलोंग टेंसाइल एक्सिस। तो अब जो मेरा ये क्रिस्टलाइज्ड रीजन था वो फैलने लग गया है, उसकी चेन्स जो पहले चेन्स सिमटी हुई थी, ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड ब्लॉक में जो चेन सिमटी हुई थी वो अब खुलने लग गई है, ठीक है। तो फाइनली ये खुलने लग गई है और कुछ चेन्स टूटने भी लग गई है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से टूटने भी लग गई है, और फाइनली अगर इसको अब मैं और खींचूंगा तो ये फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो ये हुआ आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, खाली बस एमोर्फस चेंज खींचेगी और वापस सही हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रेस पे, कितना स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं। ओके, एक चीज क्लियर हो गई। ओके, सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन सेमी क्रिस्टलाइट पॉलीमर, ठीक है। सेमी क्रिस्टलाइट मतलब जो अभी हम बात कर रहे हैं सेमी क्रिस्टलाइट, मतलब कि वो पूरा क्रिस्टलाइट नहीं है, ठीक है, कुछ एमोर्फस यस रीजन होगा, कुछ क्रिस्टलाइन यस रीजन होगा, उसको हम सेमी क्रिस्टलाइट पॉलीमर बोलते हैं। ये ग्राफ हम ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ये वही है कि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो हाईएस्ट यील्ड पॉइंट पे आपका नेकिंग क्रिएट होगा, नेकिंग इलिमिनेट होगा, तो फाइनली वो टूट जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब आपका पॉलीमर है, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कैसे डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर्स पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी हार्डनेस समझ लो, हार्डनेस उसकी, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। तो ये चीजें किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट मुझे अटेंडेंस ले लीजिए, 6 दिन में
ठीक। तो अभी क्या कि आपके फैक्टर्स किस चीज पे काम करेंगे? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली हम ऑलरेडी बहुत सारा बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी क्या होगी, हार्डनेस कम होगी। यस सर। देन उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्लास्टिक इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी टेम्परेचर बढ़ने पे? चेंज। चेंज होगी, बढ़ेगी या कम होगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी सर उसकी बढ़ेगी वेरी और गुड, बाद यस। में फिर कम हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग में बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। ठीक है। यस सर। तो हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि इलास्टिक रहेगा, हाँ हाँ, ठीक है। बाद में प्लास्टिक बन जाएगा। हाँ हाँ, और स्ट्रेन रेट के बारे में भी हमने पढ़ा था। स्ट्रेन रेट मतलब कि यस आप सर। कितना स्ट्रेन लगा रहे हो, अगर आप जल्दी। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मैंने जल्दी से खींचा और मैंने धीरे धीरे खींचा, स्ट्रेन रेट मतलब यही है। ठीक है, कि मैं कितनी स्पीड से खींच रहा हूँ इसको। ठीक है, फोर्स कितनी स्पीड से लगा रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर जल्दी लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा और धीरे धीरे लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा? ये कल ही बात हुई थी, ये कल डिस्कस किया था। उसमें सर उसका स्ट्रेन का डिफरेंस आएगा। हाँ, स्ट्रेन का डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा? मीन्स आप जितनी स्पीड से खींचेंगे उसका हम्म, जो स्ट्रेन होगा वो कम आएगा, और स्लो स्पीड से अगर हम उसको खींचते हैं हम्म, तो स्ट्रेन उसका ज्यादा आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्ट्रेस, सॉरी, स्ट्रेस, स्ट्रेस। यस। हाँ हाँ हाँ, मतलब आ, मतलब आप स्ट्रेन रेट ज्यादा है, मतलब कि आप स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हैं, मतलब कम टाइम में ज्यादा स्ट्रेस दे रहे यस। हैं, स्ट्रेस सेम दे रहे यस हैं सर। लेकिन कम यस टाइम सर। में ही खींच रहे हैं, मतलब एकदम झटके से खींचा और धीरे धीरे खींचा, मतलब यस। आप फोर्स तो सेम लगा रहे हैं बट उसका यस सर। वो है। तो रेट अलग। हाँ, तो मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि आपका जैसे आपका क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी इलास्टिक है समझो, इलास्टिक को आप तुरंत खींचोगे ना बहुत तेज, तो टूट जाएगा यस, तुरंत। टूट टूट लेकिन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे खींचोगे, ठीक है। वो इलांगेट होता है थोड़ी देर। हाँ, पहले एलोंगेट होगा फिर जाएगा। तो मतलब आपका स्ट्रेन रेट पे आपको डिपेंड करेगा कि वो आपका ब्रिटल नेचर यस बिहेव सर। करेगा या आपका डक्टाइल नेचर करेगा। तो डक्टाइल नेचर यस। जब आपका वो शो करेगा जब आपका स्ट्रेन रेट कम है, बट अगर आपका स्ट्रेन रेट यस। बहुत ज्यादा है तो वो आपको एज ए ब्रिटल पॉलीमर बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? स्ट्रेन यस। रेट क्या होता है और कैसे ये, मतलब स्ट्रेन सिंपल सी चीज है कि आप एक झटके से खींचोगे तो टू चीज टूट जाएगी, और धीरे धीरे खींचोगे तो वो चीज पहले खींचेगी और फिर टूटेगी, बस ये समझ में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में भी समझा देता हूँ तो उससे क्या कि आपको दिमाग में रहेगी वो चीज। यस सर। उसके बाद चेन इंटेगलमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। ठीक है, तो चेन इंटेगलमेंट मीन्स क्या होगा कि आपकी चेन आपस में कैसे उलझ रही है। ठीक है, तो चेन जब उलझेगी तो क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना, बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? सर मेरा हेडफोन थोड़ा निकल गया। अच्छा, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी बताएगा कि अगर आपकी चेन्स है पॉलीमर की वो एक दूसरे से उलझ जा रही है तो मैकेनिकल यस। प्रॉपर्टी बढ़ेगी या क्या होगा? चेन उलझी है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगा ना सर। हाँ बढ़ेगा ऑब्वियसली, मतलब सिंपल सा धागा, धागा को समझिएगा, धागा है, धागा उलझ जाएगा एक यस। दूसरे से तो वो टूटेगा नहीं ना, मतलब सिंपल सी बात है। यस सर। तो वो हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यस। वैसे ही उसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग भी है अगर, तो भी बढ़ेगी। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग मतलब जैसे कि एक चेन है, तो भी बढ़। हाँ ये चेन हाँ। किसी और चेन को अट्रैक्ट कर रही है, कुछ बॉन्ड है इनके हाँ। बीच में, कुछ अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली आपको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी दम लगाना पड़ेगा, तो यस सर। सॉरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अच्छा, अब एक हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ड्राइंग, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। ड्राइंग यस प्रॉपर्टी, सर। ड्राइंग क्या होता है पॉलीमर में, ड्राइंग कहाँ यूज करते हैं, ड्राइंग कब यूज करते हैं पॉलीमर में? किसी को आइडिया है पॉलीमर में ड्राइंग कहाँ यूज करते हैं? चलो मैं नहीं बताऊँ, सर। कोई नहीं मैं बताता हूँ। जैसे आपका पॉलीमर है, पॉलीमर में अगर पॉलीमर को मैं बड़े रूप में देखता हूँ तो सपोज इसकी चेन इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इसकी चेन हाँ। इस तरह से अरेंज होगी ना रैंडमली, कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी है, वो किसी डायरेक्शन में हो सकती है। यस सर। ठीक है, इस तरह से सपोज मेरी चेन है जो बिखरी हुई है हम्म। पॉलीमर से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इसकी, जैसे आपका कपास, जब वो कपास हम हम्म। निकालते हैं ना सीधा कपास, वो क्या बोलते हैं कपास को, क्या बोलते हैं जहाँ से निकालते हैं वो,
वो जो कपास को कोकून को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे वो क्या बोलते हैं, कपास को सीधा फूल से वो निकलता है ना कपास, हम्म। उसको क्या बोलते हैं? कॉटन। हाँ, कॉटन। नहीं नहीं, कॉटन, उसको क्या बोलते हैं जो निकलता है वो बॉल, कॉटन बॉल होती है ना, कॉटन बॉल जो हम कपास के पेड़ से सीधा तोड़ते हैं, उसमें कपास ओ उसमें रुई लगी रहती है, वो जो भी हाँ बोलते हाँ। हैं। हाँ, तो उसमें उसमें जो पॉलीमर चेन होती है वो इसी तरह से होगी ना, उसमें भी तो पॉलीमर चेन ही होती है, वो भी यस पॉलीमर ही है। तो उसकी चेन मतलब आप अगर आप देखोगे तो इस तरह से वो मतलब उलझी रहती है ना। यस ये फर्स्ट चीज हो गई। लेकिन जब हम कॉटन से, जब सपोज ये यस कॉटन का थ्रेड्स है, जब हम कॉटन से हमारा कपड़ा बनाते हैं, यस। तो कपड़ा बनाने में क्या करते हैं हम? उसके थ्रेड को अरेंज करते हाँ, वेरी गुड, थ्रेड्स को अरेंज करते हैं, मतलब हमको थ्रेड्स हैं। ऐसे चाहिए, यस है ना, इस तरह से यस थ्रेड्स रहेंगे तो क्या रहेगा, मेरा कपड़ा बन जाएगा उससे। तो यही काम हम स्पिनिंग में करते हैं ना, चरखा चरखा चलाते हैं, चरखे में क्या करते हैं, चरखे में यही काम करते हैं ना कि हम यस इस थ्रेड्स को सही करते हैं ना, तो चरखे का काम यही है। तो यस यही सेम कॉन्सेप्ट आपको पॉलीमर में अप्लाई करना है। ठीक है, पॉलीमर में क्या क्या आप कैसे अप्लाई करोगे? तो जब पॉलीमर की चेन्स को मैं कुछ करके, कुछ भी प्रोसेस करके इसको अगर मैं यस सर। स्ट्रेट कर देता हूँ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, ओके सर। ड्राइंग समझ में आ गया क्या होता है? यस तो ड्राइंग में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरा पॉलीमर स्ट्रॉन्ग बनाना है। पहले एक ही चेन था, अब ये सारी बहुत सारी चेन हो गई, तो इसको मैं खींचूंगा तो मुझे बहुत ताकत लगेगी इसको तोड़ने में। ठीक है, क्लियर है? तो ये यस सर। प्रॉपर्टी मुझे डेवलप करनी थी, इसलिए मैंने इसको ड्राइंग किया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ओके, तो ड्राइंग क्या होता है, अगर हम इसको वर्ड्स में, अगर टेक्निकल वर्ड्स में बात करें, तो एनालॉग ऑफ वर्क हार्डनिंग इन मेटल। ठीक है, मेटल में भी हार्डनिंग करते हैं हम। ठीक है, हार्डनिंग मतलब यस मेटल यस। को हम हार्ड बना रहे हैं। हार्ड ठीक है, बना। हाँ, जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसको हार्ड बनाना है। तो उसके लिए हम कार्बन, अगर आपको किसी को मेटल के बारे में नॉलेज होगा, तो उसमें हम थोड़ा कार्बन डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो उससे उसकी हार्डनेस बढ़ती है। उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको फिर मतलब कूल कर। नहीं, उसको पहले मारते हैं ना, हैमरिंग करते हैं उसको, हाँ फोजिंग हाँ फोजिंग फोजिंग बोलते हैं, मतलब पहले उसको हैमर से मारेंगे तो वो हाँ। मतलब उसको कॉम्पैक्ट बनाते हैं। ठीक है, मार मार के, तो वो भी हार्डनिंग का उसका प्रोसेस है। हाँ हाँ, तो अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं मेटल में। तो पॉलीमर में क्या होता है कि कोरस्पेंड कोरस्पॉन्ड्स टू नेक एक्सटेंशन। तो नेक एक्सटेंशन में क्या होता है, नेक एक्सटेंशन में भी ड्राइंग होता है। देखो, पहले आपकी चेन ऐसे थी, हर कैसे ही मतलब अरेंज थी, लेकिन जब आप नेकिंग होती ना, तो वो चेन मैंने बताया था ना पूरी खींच जाएगी ऐसे। ठीक है, जब नेकिंग होगी, तो नेकिंग यस में भी एक तरह से ड्राइंग प्रोसेस ही हो रहा है। यस सर। ठीक है, इज यूज इन प्रोड्यूस ऑफ फाइबर्स एंड फिल्म। जब आप फाइबर्स और फिल्म बना रहे हो तो ड्राइंग प्रोसेस यूज होता है। मोलिकुलर यस सर। चेंज बिकम हाईली ओरिएंटेड। ठीक है, देखो ये बस एक वर्ड्स में सब कुछ बात आ गई आपकी। मोलिकुलर चेंज बिकम हाईली ओरिएंटेड। ठीक है, आपकी जो यस मोलिकुलर चेन है वो एकदम ओरिएंटेड हो जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग मटेरियल आर एनाइसोट्रोपिक। ओके, एनाइसोट्रोपिक क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक होता है कि हर डायरेक्शन में मतलब उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, तो उसको हम एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। जैसे आपके एक लोहे का ब्लॉक है, सपोज ये लोहे का ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस मेजर करूं, या यहाँ से हार्डनेस मेजर करूं, या यहाँ से हार्डनेस मेजर करूं, या इससे, मतलब चारों डायरेक्शन में मैं कहीं से भी हार्डनेस मेजर करूंगा ना, तो उसकी हार्डनेस सेम आएगी। ठीक है, यस सर। उसकी हार्डनेस सेम आएगी। तो वो हो गया आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक नॉट एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब अगर सारे डायरेक्शन में मेरी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, तो वो हो जाएगा मेरा आइसोट्रोपिक। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, आइसोट्रोपिक। ठीक है, ओके।
तो ये आइसोट्रोपिक तो हो गया। अब अब मुझे समझना है कि एनआइसोट्रोपिक क्या होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, कि मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अलग अलग है। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मटेरियल हो सकता है, तो बता सकते हो आप, कि जिसकी प्रॉपर्टी हर मतलब साइड में अलग अलग होती है। ऐसा कोई मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो अलग अलग होगी। चलो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सोचना कल और फिर मुझे जवाब देना। अभी हम पॉलीमर की बात करते हैं, तो पॉलीमर में ये पाया जाता है। ठीक है, पॉलीमर में क्यों पाया जाता है कि सपोज जब आपका सपोज चेन ऐसे अरेंज है, ठीक है, इस टाइप से आपकी चेन अरेंज है। ओके, ये आपकी चेन अरेंज है, इसको मैं अगर इधर से खींच रहा हूँ और इधर से खींच रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तोड़ने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ रही है वो ताकत, और अगर मैं इसको इस तरह से इधर से खींच रहा हूँ और इधर से खींच रहा हूँ, ये ताकत में अंतर होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? देखिए होगा सर। होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, सारी जो चेन्स है वो एक साथ अरेंज्ड है एक डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ यस, पे है ना, यहाँ पे भी अरेंज तो है, लेकिन यहाँ पे अलग ही डायरेक्शन होगा इसकी, मतलब इसको अलग खींचने के डायरेक्ट। लिए हाँ अलग अलग ताकत लगेगी, और इसको खींचने के यस लिए सर। अलग ताकत लगेगी। यस। ठीक है, तो इसमें तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एन आइसोट्रोपिक है। ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मैं उसको खींच रहा हूँ तो मुझे अलग अलग ताकत लग रही है इसको तोड़ने में, इसलिए ये एन आइसोट्रोपिक है। ठीक है, मुझे लगता है एन आइसोट्रोपिक सबको समझ में आ गया होगा। गणेश, गणेश समझ में आया आपको? यस सर। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा हाँ सर, आ रहा है सर। है? ठीक है ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं वापस समझा दूंगा जी जी आपको। बिल्कुल सर। ठीक हाँ। है, ओके। तो नेक्स्ट है आपका ड्राइंग। अब हम समझ गए ड्राइंग मतलब क्या करना है, आपको चेन को अरेंज करना है एक डायरेक्शन में, इसको हम अरेंज ड्राइंग करना है। करते हैं। नेक्स्ट है आपका हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि चेन इन क्रिस्टलाइट एंड ऑर्डर। ठीक है, मतलब आपके कोई पॉलीमर है, उसको आपने गर्म किया वापस ठंडा किया, तो जो उसकी चेन है वो एक बार गर्म करने से सब फैल जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। फैल जाएगी। हाँ, यस सर। फिर उसको वापस आप ठंडा करेंगे तो वो वापस नए सिरे से वो क्रिस्टलाइन होगी। तो फिर अगर यस। आप फिर आपका वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से उसको ठंडा कर रहे हैं, कम स्पीड से ज्यादा यस। स्पीड से, तो उसके हिसाब से आप उसके क्रिस्टलाइट साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कूलिंग स्पीड से आपकी कूलिंग रेट क्या है, तो कूलिंग रेट पे डिपेंड करेगा आपका क्रिस्टलाइट साइज। तो वो भी आपका एक पैरामीटर हो सकता है जिससे आप पॉलीमर की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हीट ट्रीटमेंट में अनड्रोन मटेरियल और ड्रोन मटेरियल में क्या क्या चेंज होगा। तो इंक्रीज एनलिंग टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन इलास्टिक मॉडुलस, इंक्रीज इन यील्ड, टेंसिल स्ट्रेंथ, डिक्रीज इन डक्टिलिटी। अगर वो अनड्रोन मटेरियल है, अनड्रोन मटेरियल मतलब इस तरह का, मतलब चेन्स आपकी अरेंज नहीं है, जैसे रेंडमली फैली हुई है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल, ऐसे अगर आपको पॉलीमर है तो अनड्रोन मटेरियल, इसको अनड्रोन मटेरियल बोलेंगे। इंक्रीजिंग एनलिंग टेम्परेचर लीड्स टू, ओके, एनलिंग टेम्परेचर मतलब उसको गर्म करने वाला टेम्परेचर है ना। इंक्रीज इन इलास्टिक मॉडुलस, उसका इलास्टिक मॉडुलस बढ़ेगा, मतलब आपका जो प्लास्टिक है वो इलास्टिक हो जाएगा ज्यादा, ये तो हमको समझ में आ गया। यस ठीक है ना। इंक्रीज इन यील्ड एंड टेंशन स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी जो टेंशन स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, सर। और डक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बट अगर आपको ड्रोन मटेरियल है, अगर आपका इस तरह का मटेरियल है, चेन्स आपकी यस वेल सर। अरेंज्ड है, ठीक है, अरेंज। हाँ अगर ऐसा अरेंज मटेरियल है, तो अपोजिट चेंज ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन एंड लॉस ऑफ चेन ओरिएंटेशन, इसको क्या होगा, आप गर्म करोगे और वापस ठंडा करोगे तो जो ये चेंज, जो ये आपकी चेन है अरेंज्ड है ना, वो वापस चेंज होके इसमें चेक कन्वर्ट हो रीअरेंज। जाएगी।
समझ गया ना? हाँ, रीअरेंज हो जाएगी, मतलब आपका जो ड्रोन मटेरियल था वो अनड्रोन मटेरियल में चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब जो प्रॉपर्टीज की स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी थी, अच्छी टेंसल स्ट्रेंथ थी, सब कुछ था, वो सारा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि वो रिक्रिस्टलाइन हो गया, तो सारा जो मेहनत किया था हमने ड्राइंग में वो सब वेस्ट हो गया। तो फाइनली हम ये एडवाइस करेंगे कि अगर आपका ड्रोन मटेरियल है तो उसका हीट ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर सकता है। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट पढ़ लिया हमने ड्रोन मटेरियल एंड अनड्रोन मटेरियल का। ओके, अब ये जो ग्राफ मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका वही ग्राफ है। अगली क्लास नहीं, एक दो क्लास ये जब ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी, पॉलीमर प्रोसेसिंग, उसके बाद हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, पॉलीमर के लिए। तो वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए। और नेक्स्ट मतलब 2-3 क्लास और लगेगी मुझे ये कंप्लीट करने में, उसके बाद मैं बताऊंगा। और हाँ, तो ये क्या था, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज विद मोलिकुलर वेट। एक ये थंब रूल है पॉलीमर में, एक ये थंब रूल है कि जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा ना, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये थंब रूल है, हमेशा मतलब दिमाग में रखना है। अगर आपका चेन की साइज छोटी है, इसका मतलब कि वो आपका पॉलीमर है वो काफी फ्लेक्सिबल है, हल्का फुल्का है, टूट जाएगा। और ठीक जैसे है। आप, हाँ, जैसे आपकी चेन की साइज बढ़ती जाएगी, मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा, और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, हार्डनेस बढ़ती जाएगी, उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। मतलब यूं यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी मेटेरियल है वह मेटेलिक प्रॉपर्टी होती जाएगी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी चेंज। यस यस। ठीक है, अगर आपका मोलिकुलर वेट लो है तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और मोलिकुलर वेट ज्यादा यस है तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यस। ये आपको दिमाग में रखना है। यही चीज यहाँ पे इस ग्राफ में शो हो रही है। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो 6 मिनट है, 6 मिनट मुझे लगता है सफिशिएंट है इसको डिस्कस करने के लिए। तो इफेक्ट ऑफ इंटेगलमेंट, हायर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी, स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसके साथ ही आपका इंटेगलमेंट बढ़ता जा रहा है, जो चेन्स है उनका इंटेगलमेंट बढ़ता जा रहा है, आपस में उलझती जा रही है। ठीक है, क्रिस्टलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब वो ज्यादा क्रिस्टलाइट होती जा रही है। स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या है, एक जब एक चेन दूसरी चेन के बीच में कुछ बॉन्डिंग बनाती है, ठीक है, यस एक तो हमने क्रॉस लिंकिंग पढ़ा था, क्रॉस लिंकिंग मतलब परमानेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, वो यस। नहीं, वो क्रॉस लिंकिंग तो अलग चीज है, वो परमानेंट बॉन्ड है। लेकिन सपोज कोई दूसरा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता यस है सर। कि जैसे यहाँ पे, शेयरिंग बॉन्डिंग रहता हाँ, जैसे यहाँ पे आपका OH मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस चेन में H मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये है। O नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच में एक आपका अट्रैक्शन फोर्स बनने लगेगा। यस ठीक है, तो ये परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, ये टेम्पररी बॉन्डिंग होती है। टेम्परेरी। ठीक है, तो इस टाइप की टेम्पररी बॉन्डिंग को हम सेकेंडरी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेकेंडरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब आपका मोलिकुलर वेट बहुत बढ़ जाएगा, जब आपकी चेन की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो आपकी सेकेंडरी बॉन्डिंग भी काफी बढ़ जाएगी, और इससे आपका पॉलीमर है वो काफी हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्रिटल मटेरियल बन जाएगा जब आपका उसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए, ये आपका है परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, तो क्रिस्टलिनिटी कैसे बढ़ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे 0% थी, तो यहाँ पे 100% है। ठीक है, तो इस एक्सिस में आपका क्रिस्टलिनिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 500 था, यहाँ पे 2000 है, 5000 है, 40,000 है। ठीक है, तो मतलब क्रिस्टल वेट बढ़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी। तो देखिए, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जा रहा है, क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जा रही है, यस बढ़ती जा रही है ना, देखिए बढ़ती जा रही है। अगर आप यहाँ पे लेते हो
जहाँ पे इसका वेट सपोज लगभग 10-12 हजार यहाँ पे होगा इसका वेट। तो यहाँ पे इसका यस सर, क्रिस्टलिटी कितनी है, अराउंड 5% के लगभग होगी। लेकिन जब इसका वेट जब इसका मोलिकुलर वेट 40% हो गया तो इसका क्रिस्टलिटी कितना हो गया, अराउंड ये 30 से ज्यादा हो गया है ना, मतलब मोर देन 40% के लगभग मान सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया कि आपका परसेंटेज क्रिस्टलिटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सॉफ्ट प्लास्टिक के लिए, और ये हो गया हार्ड प्लास्टिक के लिए। ओके, ये था। तो हार्ड प्लास्टिक ऑब्वियसली उसमें ऑलरेडी ज्यादा होगी, क्रिस्टलाइन नेचर ऑलरेडी ज्यादा होगा उसमें, ठीक है, कंपेयर टू यस सॉफ्ट प्लास्टिक। अब इन दोनों के बीच में बहुत सी चीजें आएगी, टफ वैक्स, ब्रिटल वैक्स, सॉफ्ट वैक्स, ओके, वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये दो कर्व दिख रहे यस हैं, दो जो रेड कर्व दिख रहे हैं वो सॉफ्ट प्लास्टिक के लिए और हार्ड प्लास्टिक के लिए। और यस सर, ये आपको डिफाइन कर रहा है कि कैसे आपका क्रिस्टल नेचर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, यस यस और सेम चीज है कि इसके साथ ही आपका हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी और आपका यस सर, पॉलीमर है जो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यस सर, जो अगर आपका क्रिस्टलिटी कम है तो वो ग्रीस और लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, और यस सर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप ये दूसरी चीजें भी देख सकते हैं। ये अच्छा ग्राफ है काफी, इससे आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो आज हो गया हमारा, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, कौन बताएगा? drawn and undrawn properties, यस, heat treatment, हम्म, isotopic property, यस, anti property, एनिसोट्रोपिक और and आइसोटोपिक प्रॉपर्टी, यस, yes sir, हाँ, and drawing पढ़े, हाँ, strain rate पढ़े, हाँ, हाँ, वेरी गुड, और फिर हमने डिफॉर्मेशन के बारे में भी जाने, हम्म, इंफॉर्मेशन, यस, अगेन डिफॉर्मेशन, हाँ डिफॉर्मेशन के बारे में जाने हमने। हम्म, तो देन लिक्विड पॉलीमर के बारे में भी जाने, क्रिस्टलिन पॉलीमर के भी बारे में जाने, मॉर्फस के बारे में जाने, हम्म, एंड इसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज प्लास्टिक और टिल्टिंग फॉर्म के बारे में जाने। वेरी गुड, यस। शैलेंद्र इसके अलावा जो इन्होंने बताया है, इसके यस अलावा सर। कुछ, इसके अलावा और कुछ? नहीं सर, ये यहाँ है। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्लास में कितने अटेंटिव थे, मतलब इसके अलावा और कुछ कुछ रहा है क्या? चलो ठीक है। और महेंद्र सिंह, हु इज महेंद्र सिंह? महेंद्र सिंह अभी ज्वाइन किया था आपने? एंड लास्ट में मोलिकुलर वेट के बारे में कुछ जाने के मोलिकुलर बढ़ता है। हाँ, लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कैसे आपकी प्रॉपर्टी चेंज क्रिस्टलिन होगी। प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और महेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रेस्पॉन्ड करिए, और प्लीज क्लास में टाइम से ज्वाइन करिए। आज मैंने आपको पहली बार देखा इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। जी सर। ठीक है ना, अगली बार से आप टाइम से ज्वाइन करिए, 8:15 क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना? ओके ओके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए